एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम आज चौथे नंबर की क्लास देखेंगे। और इस क्लास में हम शाम को देखते हैं PYQ जो यूपी ट्रिपल एससी में विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ में हम इसकी दूसरी वीडियो भी देखते हैं जो हम पूरा इसका मौलिक अधिकार के सारे प्रावधानों को देखते हैं। यहाँ तो केवल पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। और एक गेम चेंजर सीरीज के तहत चल रही है। ये लेखपाल की परीक्षा के दृष्टिगत चल रही है। साथ ही साथ ये अन्य परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी है। आप देख सकते हैं ये एक आपकी गेम चेंजर सीरीज है और ये PYQ है, ठीक। और यूपी ट्रिपल एससी में पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। हम शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से कि आज का जो टॉपिक है अपना वो क्या है। वो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। हम देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी इससे किस तरह के प्रश्नों को बार बार पूछा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और इससे प्रश्न हर परीक्षा में निश्चित रूप से बनाए जाते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न आज हमें देखना है वो क्या देखना है, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि क्या कह रहा है ये कि एक तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की बात कर रहा है और दूसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहा है। अब आगे हम विकल्प देखेंगे, विकल्पों में क्या क्या है। तो विकल्पों में आपको मिलेगा ये अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32। तो हम यही जान लेते हैं कि ये अनुच्छेद हैं क्या। जैसे अनुच्छेद 18 की बात कर रहे हैं, ए विकल्प में अनुच्छेद 18 की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद जो 18 है वो क्या चीज़ है। अनुच्छेद 18 में क्या चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 18 में आपको देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। ये क्या है, ये उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, ठीक। यह अनुच्छेद 18 हो गया। अब अनुच्छेद 15 देखते हैं, तो अनुच्छेद 15 में क्या आता है। अनुच्छेद 15 आता है समानता का अधिकार। क्या आता है, समानता आता है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 19 देख लेते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये क्या है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुच्छेद 18 में हमको अपने प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा है, अनुच्छेद 15 में भी नहीं मिल रहा, 19 में भी नहीं है और 32 में भी नहीं मिल रहा। तो यानी कि ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है। एक विकल्प इसमें ये है, ई, नन ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर इस प्रश्न में इसका अनुच्छेद दिया ही नहीं है। जो प्रश्न इसने पूछा है कि ये आपका प्रश्न पूछा है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और क्या पूछा है, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। ये दोनों इसमें नहीं है, तो हमको देखना पड़ेगा। ये नन ऑफ द एबव हो गया, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। इसमें इसका उत्तर नहीं है। अब हम जान लेते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन सा आर्टिकल है ये, तो ये आपको आर्टिकल मिलेगा अनुच्छेद 29, ठीक है, 29। और उसी के साथ अनुच्छेद 30 है जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने से संबंधित। यानी कि अगर इस विकल्प में अनुच्छेद 29 और 30 दिया होता तो इस प्रश्न का उत्तर होता, जो कि दोनों नहीं दिया है ये, इसलिए इसमें ई विकल्प सही जाता है, नन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ मिलान कीजिए। अच्छा ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे उसी से संबंधित ये प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, हमको मिलान करना है। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 होता है विधि के समक्ष समता, ठीक। तो देखते हैं इसमें कहाँ पे है, तो ये अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता सेकंड विकल्प है, इससे मिला देंगे। और इसके बाद अनुच्छेद 21 दिया है, तो अनुच्छेद 21 होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कहाँ पे है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद 21 यानी 3 में है, इसको मिला देंगे। यानी हमारा क्या हो गया, अगर विकल्पों के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले जो हुआ वो सेकंड हुआ, ठीक। और उसके बाद आपका थर्ड हुआ,
ठीक। अनुच्छेद 26 देखते हैं क्या है, तो अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसके बाद आपका 1 हो जाएगा, ठीक। और अनुच्छेद 44 क्या है, ये नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करता है। ये अनुच्छेद 44 मौलिक अधिकार से अलग का अनुच्छेद है। तो ये लास्ट में जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, यानी कि ये 4 हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे जहाँ पे हमको मिलेगा सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, वही इसका विकल्प हो जाएगा। आगे देखते हैं विकल्पों में, सेकेंड, थर्ड, और ये किस में मिल रहा है हमको, तो ये हमको मिल रहा है सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में हम क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई है। किसकी गारंटी दी गई है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस प्रश्न में देखेंगे ए विकल्प में है शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है। और ये इस प्रश्न में इसका उत्तर आपको यही मिल जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो क्या है, अनुच्छेद 23 और 24 ये यही है, शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि ए विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 और 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। ये पूछ रहा है अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, या फिर समानता का अधिकार आता है। तो समानता का अधिकार आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो समता का अधिकार है ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार अगर ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है वो 19 से 22 तक आता है, ठीक। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है वो 25 से 28 तक आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ आएगा, यही 25 से 28 तक आता है, इसमें दिया हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 है, यह अनुच्छेद 32 है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है वो होता है आपका 23 और 24, जो कि पिछले प्रश्न में आप पढ़े हैं। 23 और 24 इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन पूछा है और ये वीडियो री एग्जाम 2023 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम देखते हैं ये क्या क्या कह रहे हैं और उसी के हिसाब से इसका उत्तर निकालते हैं, ठीक। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार नहीं दिए गए हैं, ठीक। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय अधिकार है। नहीं, मौलिक अधिकार हस्तांतरणीय नहीं है। मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित और हस्तांतरणीय अधिकार है, बिल्कुल नहीं, ना हस्तांतरणीय है ना उम्र पर आधारित है। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार ऑलवेज हमको मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी नहीं, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, एक प्रश्न ये भी होता है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसीलिए जब पिछले प्रश्न में हम अनुच्छेद 44 पढ़े तो हम बताए कि ये मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार के संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 तक ही आते हैं, ठीक है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352, अब यही जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल कह रहा है ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। कहाँ वर्णित है, 352 में। के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर मूल अधिकार निलंबित किया जा सकते हैं। केवल 20 और 21 इन दो को छोड़ करके बाकी जो मूल अधिकार है वो निलंबित। हमने बताया कि कुछ मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, इसी के क्रम में यह है कि 20 से 21 को छोड़ के बाकी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। और मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी गई है। किसके, ये भी एक प्रश्न होता है, इसको किसके द्वारा दी गई है, तो
क्या नाम है कि ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त है। यहाँ जो प्रश्न था पुनः एक बार देख लीजिए, ढेर सारी चीज़ें हमने देखा। मूल अधिकार 12 से 35 तक हैं। 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन प्रश्न का उत्तर है कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य यही है कि मौलिक अधिकारों का केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबन किया जा सकता है, वो भी 20 और 21 को छोड़ करके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। ठीक है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें कौन सा निषेध नहीं शामिल है। बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध या तस्करी का निषेध। इसका उत्तर हो जाएगा बी। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, तो अस्पृश्यता का निषेध इसमें शामिल नहीं है। अस्पृश्यता का निषेध यानी कि बी इसका उत्तर होगा। अस्पृश्यता का निषेध इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बेगारी का निषेध है। ठीक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध भी है, तस्करी का भी निषेध है, लेकिन अस्पृश्यता का निषेध इसमें नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जैसा कि हम पहले ही पढ़े हैं। 23 और 24 ये क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। यह अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, ठीक है, ये दोनों नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम, यही 24 है जो बाल श्रम कहता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध पे निषेध है, यही अनुच्छेद 24 है। यानी कि इसमें कहीं भी आप देखेंगे कि कहीं भी क्या नाम है कि ये अस्पृश्यता वाली बात नहीं आई है। इसीलिए पूछा भी है कि क्या नाम है शोषण के अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, तो ये अस्पृश्यता का निषेध इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। ठीक, ये पूछ रहा है। तो उत्प्रेषण, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। ये UPSSC जूनियर असिस्टेंट एग्जाम जो 27/8/2023 को हुआ था उसका ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए उत्प्रेषण, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा। तो उत्प्रेषण इसका अधिकार उत्तर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट याचिकाएं दी गई हैं। ठीक है, जारी की जाती है। इसमें उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रमाणित होना। इसका अर्थ ही होता है, क्या होता है, प्रमाणित होना। ठीक है, प्रमाणित होना, ये इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। जब आप पढ़ेंगे उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध और अधिकार परीक्षा, जो इस क्लास के जस्ट बाद जो क्लास हमारी आएगी उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको समझाई जाएंगी। या प्रमाणित होना या सूचना देना, इस याचिका का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मामले का स्थानांतरण जो निचली अदालत में लंबित है या किसी बाद में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता जब होती है, तब ये उत्प्रेषण रिट क्या की जाती है, जारी की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। बहुत बढ़िया पूछा है। इसके तो सारे अनुच्छेद ही हमको निश्चित रूप से रटे होने चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा 19 में कौन सा शामिल है, तो बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। ये किससे होता है, तो आप देखिए विकल्पों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे जो मूल अधिकार हैं 12 से 35 तक लगभग ये सारे रटे होने चाहिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से निकल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। कुछ तो ऐसे हैं इसमें मूल अधिकार के अनुच्छेद जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए विधान भवन रक्षक की परीक्षा में भी पूछा गया है और पेट की परीक्षा में भी ये पूछा गया है, दोनों जगह ये पूछा गया है। ये क्या पूछ रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक, सॉरी, तो अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं 30, 26, 27, 29। तो कौन सा हो गया ये 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। क्या है 29 है, इसमें 29 कहाँ है, विकल्प डी में है आपको। तो ये है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब इसमें 30 दिया है। 30 क्या है, शैक्षणिक संस्थानों और स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार। ये शैक्षणिक संस्थान से संबंधित अनुच्छेद 30 हो गया। 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, हम पहले ही पढ़े हैं इसको। ठीक है, 27 क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है 27। ठीक है,
यहाँ पे हमने इस प्रश्न को देख लिया। अब अगले प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास है? अभी हम पिछले प्रश्न में देखे हैं, यह अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति। ठीक, न संसद को है न राष्ट्रपति को है, इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के पास ये शक्ति है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात अगर करेंगे, ये काम ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है ये काम करता है किसके तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। ये मूल अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत है और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत है। ये भी एक प्रश्न होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण पुनः आ गया, ये किस भाग से संबंधित है? तो अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, नीति तत्व नहीं है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये भी UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम जो हुआ था 2022 में, उसका प्रश्न है ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये मौलिक अधिकार 12 से 35 वाले भाग में ही वर्णित है। ये मौलिक, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो ये आपके 12 से 35 तक दिए गए हैं। बार बार मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कंठस्थ हो जाए यहाँ से कि 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 226 के तहत अभी हम लोग पढ़े ही हैं, 32 भी पढ़े हैं और 226 भी पढ़े हैं, इसको भी एकदम याद रखिए। न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये दोनों न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, रिट जारी करते हैं। और ये रिट 5 प्रकार की होती है, जो पहले भी आया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, और एक आप देखेंगे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, फिर परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, और उसके बाद उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण हो गया और क्या हो गया? अधिकार परीक्षा हो गया। ये 5 प्रकार के रिट हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जारी करते हैं जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ भी यहां समझ लेते हैं, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। जैसे अगर किसी आदमी को मनबंद किया गया है तो वहाँ ये रिट जारी होती है कि उसको तुरंत प्रस्तुत किया जाए। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। शानदार सा प्रश्न है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। आपको ध्यान होगा तो मैंने पिछली वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो वहाँ हमने इसको पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो विकल्प हैं उनसे भी कुछ न कुछ जरूर लिया गया है, लेकिन यहाँ हमारा जो मौलिक अधिकार पूछ रहा है तो मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार बनाया गया है जिसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 21 से है। किससे है? 21। ठीक, इसी के तहत इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। यह प्रावधान 86वां संविधान संशोधन 2002, एकदम ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न है। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है? 2002। ठीक है, तो ये एक प्रश्न होता है कि जो क्या कहते हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, देखिए इसका उत्तर ये जो होगा वो क्या होगा वो आपका हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। अच्छा, ये प्रश्न किस आयु समूह के बच्चों को प्रोत्साहित करता है, तो इसका उत्तर यही है, ए 6 से 14। तो यही 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को ये मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। कौन करता है? ध्यान रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका करता है। ठीक, और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की, ये भी एक प्रश्न है, ये 2000 और 2001 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक, यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये पूरा डिटेल इसका यहाँ है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो विकल्पों में देखेंगे, बिहार के कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, कह रहा है कि संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। अच्छा, तो ये इसमें अलग तरह का प्रश्न इसने पूछा, गन्ना पर्यवेक्षक का है ये पेपर, उसमें पूछा हुआ है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण ये माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये नहीं है। बाकी जो उदाहरण है वो हैं जो बिहार के कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी भी हो गया, सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं पुरुष कर्मचारियों का समान वेतन मिलता है, ये भी हो गया, लेकिन ये सी विकल्प नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? देखिए सेम प्रश्न है और ये यूडीए एलडीए जो 29/11/15 को हुआ था उसमें है, तो किसे सौंपा है? आप देखेंगे, अभी पढ़े हैं आप, मौलिक अधिकार को लागू करने के संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो दो लोगों को सौंपा ही है ये एक उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय, और एक उच्च न्यायालय। और यहाँ विकल्प में उच्च न्यायालय तो है नहीं, राष्ट्रपति होगा नहीं, संसद विधानमंडल है नहीं, यानी कि उच्चतम न्यायालय को। आसान सा प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है, क्या आता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, तो क्या आता है? ये आता है इसके तहत मौलिक अधिकार। क्या आता है? मौलिक अधिकार आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो आता है वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है, और ये रिटें 5 प्रकार की होती हैं जो बार बार आप पढ़ रहे हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? फिर वही प्रश्न आपको देखने को मिला, कौन सा है? ये अनुच्छेद 14 यानी विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। मित्रों, मौलिक अधिकार से यूपी ट्रिपल एससी में जो प्रश्न पूछे गए थे, ये विभिन्न परीक्षाओं में, वो सारे प्रश्नों को आपने देखा इस वीडियो में, और इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पूरा का पूरा मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक देखेंगे। साथ ही साथ सारी रीटें देखेंगे जो लूसेंट से होगी, और हम उसमें अन्य ऐसे प्रश्नों को भी प्रयास करेंगे आपका ध्यान आकृष्ट करने का, जिससे कि आपको परीक्षा में अगर इन पूछे गए प्रश्नों के अलग से भी कोई प्रश्न पूछता है तो हल करने में आसानी हो। मित्रों, अब मेरा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और आपका शेयर हमें मोटिवेशन देगा, और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।